अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथाल्पीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की, फिर हम बात करेंगे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एंड लास्ट में हम देखेंगे इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। ठीक है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करो तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है इंथाल्पी, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मज़ीद हम सिंपल वर्ड्स में देखते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है। इंथाल्पी बच्चों होती है आपके पास असल में हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इंथाल्पी कहते हैं। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा आपका इंथाल्पी के इक्वल नहीं होता, वो सिर्फ तब हीट ऑफ रिएक्शन इंथाल्पी के इक्वल होता है जब आप बात करो एट कांस्टेंट प्रेशर की। ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर की। जब आपने क्या किया, आपने हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा किसके, इंथाल्पी के, अदरवाइज वो आपका हीट ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, अब हीट ऑफ रिएक्शन या इंथाल्पी को हम किस तरह से किसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो सपोज करो मेरे पास ये रिएक्टेंट R है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P के अंदर। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए कुछ इंथाल्पी का, कुछ हीट का लेन देन होगा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे कि H क्या है, आपका इंथाल्पी है। और इंथाल्पी की वैल्यू आप एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए जितना हीट का चेंज हुआ है हम उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके साथ डेल्टा का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो डेल्टा H क्या है, चेंज इन इंथाल्पी, कहाँ से, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हुए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हुए। ठीक है, अब जो डेल्टा H की वैल्यू है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि आपका रिएक्शन कैसा है। ठीक है ना, वो हम बाद में बात करते हैं कि नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी। अब ये तो हो गई जी आपकी इंथाल्पी। अब अगर आप बुक पे देखो तो जितनी भी बुक पे एग्जांपल्स दी हुई हैं ना, उन सब में यहाँ पे एक छोटा सा ओ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डेल्टा H नॉट। ये ओ का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ओ का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होंगी, असल में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहाँ पे प्रेशर है कि प्रेशर कितना लिया हुआ है आपने। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है हमारे पास, 1 atm। ठीक है ना, जब भी यहाँ पे नोट होगा तो प्रेशर हमने 1 atm लेना है। जब टेम्परेचर की बात करें तो वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलते हैं। इसी तरह से जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर होने चाहिए। इसका क्या मतलब होगा, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। तो सपोज करो मेरे पास वाटर है H2O। अब H2O 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है ना, आपको पता है कि H2O सॉलिड यानी कि बर्फ़ की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है। तो इसकी अब स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट कौन सी होगी, जिसमें ये ज़्यादा पाया जाता है ना, तो लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है ना, वाटर होता ही लिक्विड है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। जब मैंने इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट के अंदर तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन क्या है, गैसेस फॉर्म में ही अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर है, और साथ में हाफ O2 मिलेगा, ये भी क्या है, गैसेस फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, जो लिक्विड गैस लिखा हुआ है, रिएक्टेंट को भी अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर होना चाहिए। तब हम इन सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस को जब अप्लाई करेंगे तब जो हम इंथाल्पी मेजर करेंगे उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी। समझ आई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगी, और दूसरा इस रिएक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, जब भी हम थर्मो केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक रिएक्शन जिनका नाम होता है एक्सोथर्मिक, और दूसरे रिएक्शन ऐसे जिनका नाम होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होगा। एक्सो का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्सो को समझ लें आप एग्जिट। ठीक है, एक्सो को क्या समझेंगे आप, एग्जिट।
एग्जिट मतलब किसका एग्जिट करना है, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इट्स मीन कि हीट का ही एग्जिट होना है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट एग्जिट हो या हीट खारिज हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरे हैं एंडो। तो एंडो को आप इंटर समझ लो, ठीक है। इंटर करना, किसको इंटर करना है, हीट को। यहाँ पे थर्म भी लिखा हुआ है ना, थर्म का मतलब हीट होता है। तो हीट को एंटर करना, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट जज़ब होगी उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जैसे मेरे पास रिएक्टेंट हो R और इसको मैंने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट P के अंदर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो बच्चों प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, ठीक है। अगर हीट मिल रहा है, हीट मतलब खारिज हो रहा है, तो रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा आपकी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। डेल्टा H की वैल्यू हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होती है। और इसी तरह से अगर आप एंडोथर्मिक की बात करो तो सपोज मेरे पास कोई रिएक्टेंट R है और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट P के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट चलो बदल देते हैं, X रिएक्टेंट है और उसको मैं P में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अब ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसमें हीट ऐड करना पड़ रही है रिएक्टेड के अंदर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ने क्या किया, हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया, तब प्रोडक्ट बना। तो ऐसे रिएक्शन को बोलोगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। और ये साइन आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव किस रिएक्शन के लिए होता है, एक्सोथर्मिक के लिए या एंडोथर्मिक के लिए, या फिर इसका उल्ट पूछ लेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। 4 ऑप्शन नीचे दे देगा वो। अब आपने ये समझना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होती है वो नेगेटिव क्यों आती है और डेल्टा H एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव क्यों आती है। असल में ये डेल्टा H आती कैसे है, असल में डेल्टा H क्या है हमारे पास, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हीट चेंज होनी है, ठीक है, हीट चेंज करनी है, हमें हीट चेंज फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। तो जब मैं H मेरा फाइनल क्या होगा रिएक्शन के केस में बच्चों, HP यानी कि हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है, उसमें से हम हीट ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा। अब इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। डेल्टा H की वैल्यू इस इक्वेशन में नेगेटिव कब होगी, डेल्टा H की वैल्यू इस क्वेश्चन में नेगेटिव तब होगी जब रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की हीट कम होगी। इसी तरह से डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये HP की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज करो मेरे पास ये एक हाइट है और इस पर एक कोई साइकिल है, या चलो जी साइकिल को छोड़ो, बनाना मुश्किल है तो मैं यहाँ पर बॉल बना लेता हूँ, बनाना आसान है, मुझे बनानी भी आती है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बॉल पे थोड़ी सी फोर्स लगाई, ठीक है। बॉल क्या है, हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर है और ये क्या है, लो एनर्जी लेवल है, या आप कह लो कि ये हाइट है और ये आपका क्या है, सरफेस है, ज़मीन का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर इसको आप फोर्स लगाओ तो बच्चों बॉल क्या करेगी, खुद ब खुद नीचे आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, बॉल स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ से उसने जो एनर्जी थी उसके पास उसको यूज़ किया और यहाँ पे आके रुक गई। अगर उसके पास एनर्जी यहाँ पे होती तो वो आगे मोशन करती रहती, ठीक है ना। इट्स मीन कि यहाँ पे आके उसकी एनर्जी क्या हुई है, ख़त्म हुई है। तो यानी कि एनर्जी ख़त्म होने का मकसद क्या है बताने का, कि एनर्जी ख़त्म हो रही है मतलब वो यहाँ से जब नीचे आ रही है तो उस एनर्जी को क्या कर रही है, निकाल रही है। इट्स मीन कि अगर मैं इसको क्या समझ लूँ, रिएक्टेंट समझ लूँ, इसको मैं क्या समझ लूँ, रिएक्टेंट समझ लूँ और इसको अपनी प्रोडक्ट समझ लूँ, तो ये आपका रिएक्टेंट लेवल है, ये प्रोडक्ट लेवल है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, या रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आते हुए क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमें हीट मिलेगी,
ठीक है ना, हीट खारिज करेगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हीट खारिज होगी। इट्स मीन रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझा देता हूँ कि सपोज कर लो रिएक्टेंट की एनर्जी थी आपके पास 15 किलो जूल पर मोल, और जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो प्रोडक्ट की एनर्जी आपके पास आई कितनी, 5 किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब इसको आप इसमें पुट कर दो, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, एच पी कितना है मेरे पास 5 माइनस एच आर कितना है 15, तो डेल्टा एच मेरे पास आ गया कितना 5 माइनस 15 इज इक्वल टू -10। तो देख लो इसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन आया है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा ही साइन नेगेटिव आएगा। इट्स मीन कि आपको याद ये रखना है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और वो प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होता हुआ एनर्जी को निकाल देता है। अब इसी का ठीक उल्टा क्या होगा, आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है ना, मतलब ठीक उल्टा कैसे होगा, तो वो भी हम इसी से समझ लेते हैं कि ये अब आपकी बॉल जो थी पहले ऊपर पड़ी हुई थी ना हाइट पे, अब वो क्या है नीचे पड़ी हुई है। बॉल आपकी किधर है भाई, सरफेस पे पड़ी हुई है, किस सरफेस पे, ज़मीन की सरफेस पे, और आपको इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है ना, ज़मीन से आपको उसको हाइट तक पहुँचाना है। अगर आपने उसको हाइट तक पहुँचाना है ज़मीन की सरफेस से, तो ये खुद ब खुद तो जाएगी नहीं ना जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी ये अपने अंदर जज़ब करेगा, फिर यहाँ से चल के हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना, तो इट्स मीन कि ये आपका क्या है, फिर प्रोडक्ट है। ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या मुझे चाहिए, मुझे इस बॉल को इस हाइट पे लेके जाना है, ये मेरी प्रोडक्ट है। पहले कहाँ पे थी, इनिशियल स्टेट पे, यानी कि वो ज़मीन पे पड़ी थी और मुझे उसको उठा के यहाँ पे लेके आना। तो ये इसको मैंने प्रोडक्ट मान लिया, इसको मैं क्या मान लूँगा, अपना रिएक्टेंट। तो अब आप देखो कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है और मुझे इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। ठीक है ना, नीचे से मुझे ऊपर जाना है। तो मुझे क्या करना, मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे हीट इसको देना पड़ेगी। ठीक है ना, मुझे हीट इस बॉल को देनी पड़ेगी, फिर वो यहाँ तक फासला तय करेगी। ठीक है ना, तो अगर आप देखो कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और इसको अब आप मान लो, पहले हमने कितना माना था, इसको 15 माना था। ठीक है, और इसको मान लो कि ये इसकी एनर्जी यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में पुट करो तो डेल्टा एच आपके पास एच पी की जगह पे आप कितना लिखोगे, 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू आ गई +15। ठीक है, यहाँ पे +15 क्या शो कर रहा है कि आपका रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, जिसके अंदर हीट जज़ब हो रही है। ठीक है, अब ये हो गया इंथाल्पी और रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की, अपने असल टॉपिक की। ये इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी जो आपको बताना थी। तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, सपोज़ करो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है H2। ठीक है ना, मैं अब किसी रिएक्शन की लिखने जा रहा हूँ इंथाल्पी। यहाँ पे मैंने इसका रिएक्शन करवाया हाफ O2 के साथ और ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ये इसकी फ़िज़िकल स्टेट में लिख रहा हूँ। ये कन्वर्ट हुआ H2O के अंदर और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब हीट अब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सो होगा तो हीट क्या करेगी, रिलीज़ होगी, एंडो होगा तो हीट अब्जॉर्ब होगी। तो इंथाल्पी या हीट जो है वो जब अब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, कब, जब आपके जो रिएक्टेंट्स के मोल हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। उसके नतीजे में जितनी हीट की चेंज आती है उसको हम बोलते हैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। और जब आप किसी हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो बच्चों यहाँ से डेल्टा एच जो होती है वो कितनी खारिज होती है, माइनस होती है, कितनी होती है यार, आई थिंक 285 होती है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं याद ये कितनी है। इतनी हीट वहाँ से खारिज होती है। तो ये हीट क्या कहलाएगी, डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे आपने नोट लिखना है
ठीक है ना, डेल्टा एच नोट के स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने सारा काम किया है। प्रेशर आपका कितना है 180 एम, टेम्परेचर कितना है 25, और ये जो आपके हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स वो क्या है अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर हैं। तो ये तो हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर आपने किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए करना है तो ठीक इसी रिएक्शन को उल्टा दो, ठीक है, ठीक इसी रिएक्शन को उल्टा दो, यानी कि अब वो जो वाटर है उसको आप बना लो अपनी रिएक्टेंट, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये H2 गैस में कन्वर्ट होगा प्लस हाफ O2 गैस में कन्वर्ट होगा, और इसके नतीजे में आपको एनर्जी जज़ब करवाना पड़ेगी इस वाटर के अंदर, फिर ये कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है। तो कितनी एनर्जी जज़ब करेगा, जितनी एनर्जी उस रिएक्शन के नतीजे में निकलेगी उतनी ही एनर्जी ये जज़ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एच नोट आएगी आपके पास 285 किलोजोल पर मोल, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हीट इवॉल्व भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ एंथैल्पीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हीट जज़ब होती है, और कुछ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हीट इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट एंथैल्पी पढ़ते हैं, उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर आप इस पे गौर करो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कोई चीज़ फॉर्म होनी है। अब कौन सी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है ना। कंपाउंड की कितनी फॉर्मेशन होनी है बच्चों, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। जब किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके एलिमेंट से बने, उसके नतीजे में, ठीक है ना, उसके नतीजे में जितनी हीट अब्जॉर्ब्ड हो या इवॉल्व्ड हो, ठीक है ना, उसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या होती है कि कहता है कि हीट इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी जब किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके एलिमेंट से बनेगा, ठीक है। अब इसकी अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मेरे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं O2 से, हाफ O2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। अब ये जो होता है मैग्नीशियम, आपको पता है अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हमने लेना है, तो ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में गैस होती है, और MgO भी अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में सॉलिड ही होता है। तो इसके नतीजे में जो हीट खारिज होगी, अब यहाँ पे हीट खारिज भी होती है और जज़ब भी होती है, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसके लिए हीट खारिज ही होगी, और वो होगी आपके पास यहाँ पे -692 होती है, 3 होती है, मतलब ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे ये याद नहीं, क्योंकि मेरा काम नहीं है याद करना, और ये याद रहनी भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने डेल्टा एच लिखा है, ठीक है ना। तो ये तो होगा जनरल जब हम बात करें डेल्टा एच की। यहाँ पे जब हम बात करें डेल्टा एच फॉर्मेशन की, तो बच्चों आपने यहाँ पे डेल्टा एच के नीचे एक छोटा सा एफ भी लिखना है। ये एफ क्या इंडिकेशन कर रहा है कि जो एंथैल्पी है वो फॉर्मेशन है, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, इन दोनों ने मिलके CO2 बनाई है, ठीक है, तो इसके नतीजे में भी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो रिलीज़ होगी -393 समथिंग किलोजोल पर मोल। ये चेक कर लीजिएगा वैल्यूज, ठीक है ना, इनका मुझे नहीं पता कि ठीक है या गलत है। अब यहाँ पे कार्बन की 2 एल्ट्रोपिक फॉर्म होती हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। आप कौन सी यूज़ करोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बच्चों ग्रेफाइट को यूज़ करना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कार्बन को ग्रेफाइट फॉर्म में लेना है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कार्बन की ग्रेफाइट वाली लेनी है। ग्रेफाइट वाली क्यों लेनी है, वो ग्रेफाइट जो होती है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी गैस होगी, और यहाँ पे ये CO2 भी क्या होती है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर गैस स्टेट में होती है। अब यहाँ पे ये ग्रेफाइट क्यों लेना है, तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो गया। दूसरा, ग्रेफाइट थोड़ा सस्ता पड़ता है, डायमंड तो काफ़ी महंगा होता है ना, इसलिए उसको आपने CO2 बनाने के लिए तो ख़राब नहीं ना करना, ठीक है। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि काबिल गौर है, वो क्या है, कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट से ही जो कंपाउंड बनेगा उसी के लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात
करोगे, ठीक है ना। किसी और चीज़ के लिए आप फॉर्मेशन की बात नहीं करोगे। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने H2 और हाफ O2 के साथ वाटर बना लिया, ठीक है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास आएगी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है। वो जितनी भी आई उसके लिए हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। अब ये तो तरीका हो गया वाटर बनाने का उसके एलिमेंट से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं HCl का रिएक्शन करवाऊँ NaOH के साथ, ठीक है, तब भी मेरे पास वाटर तो बनता है प्लस NaCl, ठीक है, तब भी मेरे पास क्या हुआ, वाटर बना। तो इस वाटर की फॉर्मेशन की अगर बात करें ना कि ये भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, तो ये बिल्कुल भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। वाटर यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन तब ही होती है जब कोई कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, जब कोई कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, जब कोई कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, उसी केस में आपकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये क्या होती है, वो भी बहुत ही आसान चीज़ है। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हमेशा हीट अब्जॉर्ब्ड ही होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हमेशा हीट अब्जॉर्ब्ड ही होगी, ये बात याद रखिएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हमेशा हीट अब्जॉर्ब्ड होगी, मतलब जो डेल्टा H होगा आपके पास वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप नोट लगाओ, यहाँ पे ए लगाओ, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा H ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन को, ठीक है। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो हीट अब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम formed from its elements, ठीक है। जब किसी गैसियस एटम का 1 मोल बनता है उसके एलिमेंट से, तब जो हीट अब्जॉर्ब होती है उसको आप बोलते हो इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तब आप उसको क्या बोलोगे, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर मेरे पास H2 है, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एटम के अंदर, तो H2 में क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड H होगा, है ना। आपने क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, आपने करना है इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा आप एनर्जी इस बॉन्ड को दोगे, इस बॉन्ड को एनर्जी मिलेगी, टूट जाएगा, नहीं मिलेगी तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाफ H2 बनाओ तो यहाँ पे आपको H एटम मिलेगा, ये भी गैसियस फॉर्म में हो गई, ये भी गैसियस फॉर्म में हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से अब जो इसकी डेल्टा HA0 है वो कितनी आएगी, 218 समथिंग है, और मुझे नहीं पता अब कितनी है, ठीक है, मतलब आप देख लीजिएगा बुक से ये, ठीक है। क्योंकि मेरा काम ये है कि मुझे ये याद रखना है डेल्टा HA पॉजिटिव होती है एटमाइजेशन के लिए। अब हर रिएक्शन का बंदा ये याद नहीं कर सकता कि कितनी डेल्टा H यहाँ से निकल रही है। और आप भी ये याद रखिएगा डेल्टा HA पॉजिटिव होती है, बेशक यहाँ से अपने पास से कोई वैल्यू लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में ये आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी ये एग्जैक्ट वैल्यू याद तो नहीं की होगी, ठीक है ना। वो सिर्फ आपका ये देखेगा कि इसको इतना नॉलेज है या नहीं है, कि पॉजिटिव आती है या नहीं आती है, और डेफिनेशन देखेगा, एग्जाम्पल देखेगा सही लिखी है या गलत लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ तक क्वेश्चन तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।